कहां तक पढ़ा दिया था? मॉड्यूल डिस्कस करना था क्या? तो मॉड्यूल निकालो। बिगनर बॉक्स 1, बिगनर बॉक्स 1 कोई डाउट? बिगनर बॉक्स 2, बिगनर बॉक्स 2 में कोई डाउट? बिगनर बॉक्स 3, बिगनर बॉक्स 3 में डाउट है? एक सेकंड रुक जा भाई। बिगनर बॉक्स कौन सा? बिगनर बॉक्स 2 में डाउट है। बिगनर बॉक्स 2 में क्वेश्चन नंबर किस में डाउट है? बिगनर बॉक्स 2 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं भाई। वर्क डन पूछा हुआ है, नहीं डेल्टा ई पूछा हुआ है, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है भाई। तो क्वेश्चन में क्या बोल दिया? अ सिस्टम एब्जॉर्ब्स 300 कैलोरी ऑफ हीट, तो यानी कि क्यू की वैल्यू किस में लिखेगा? प्लस 300 लिखेगा। दूसरी बात और क्या बोला हुआ है? द वॉल्यूम ऑफ सिस्टम बिकम्स डबल ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। भाई ये तो सिर्फ और सिर्फ अपने को हीट के बेसिस पर देखना है ना। वर्क निकालना है ना। अच्छा वर्क भी तो दिया हुआ है, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू दिया हुआ है, डब्ल्यू दिया हुआ है, अब सॉल्व करना है केवल, कैलकुलेट कर लेना। वो टेम्परेचर तो इसलिए दिया हुआ है कि ऑब्वियस सी बात है, अगर इंटरनल एनर्जी की कुछ वैल्यू मिलेगी मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो चेंज कितने से कितने हुआ वो तो कोई मतलब का था नहीं। डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। बिगनर बॉक्स 3। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स, बर्फ पिघलती है तो क्या होता है? पानी बनता है। इंक्रीज इन एंथैल्पी, डेल्टा एच पॉजिटिव ही तो होता है बेटा। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इन सब में क्या होता है? डेल्टा एच पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 7, साइन उल्टा आ रहा है तेरा बेटा, उल्टा इसलिए आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूं, क्योंकि जो तू कैलकुलेट कर रहा है वो डेल्टा एनजी कैलकुलेट कर रहा है। तूने डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई की वैल्यू निकाली है, पर उसने डेल्टा ई माइनस डेल्टा एच की पूछी है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ अ रिएक्शन इन्वॉल्व्स ओनली सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, तब डेल्टा एनजी 0 होगा, और अगर डेल्टा एनजी 0 यानी कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई। फोर्थ वाला बेटा, फोर्थ वाले में तुम्हारा आंसर इसलिए नहीं आया क्योंकि तुमने C2H5OH को गैस ले लिया, पर क्या लेना है? लिक्विड। पहली बात तो कंबशन करवाना है, ये तो समझ में आ रहा है ना। फिजिकल स्टेट सही लिखोगे तो आंसर भी सही आएगा। तो बेटा क्वेश्चन में ही लिख दिया कि लिक्विड इथेनॉल है, मतलब C2H5OH का फिजिकल स्टेट लिक्विड, ऑक्सीजन का गैस, CO2 का गैस, और H2O का लिक्विड, क्योंकि टेम्परेचर क्या है? 298 केल्विन। और कौन सा क्वेश्चन? बिगनर बॉक्स 4, बिगनर बॉक्स 4 का कौन सा? क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बेटा डेल्टा एस गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, अब डेल्टा एच ही तो निकालना है, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी। फिफ्थ में बेटा रिवर्सिबल बोल दिया, 8 डेसीमीटर क्यूब से 80 डेसीमीटर क्यूब तक चला गया,
और आपसे पूछा है कि डेल्टा एस क्या होगा, तो ये होता है 2.303 NR log V2 बाय V1। पॉजिटिव में आएगा। क्या दिया है? फिफ्थ का आंसर क्या दिया है? सही तो दिया है, गलत देख लिया होगा बेटा। सिक्स्थ में बेटा तूने जो मिस्टेक की है, तूने डायरेक्टली 540 को यूज कर लिया, जबकि 540 जो था वो पर ग्राम गिवन था। पर आप सबसे पहले क्या निकालोगे? पर मोल। पर मोल मतलब वाटर का एक मोल मतलब क्या हो गया? 18 ग्राम। तो इंटू 18 करेगा ना, तब एक मोल की वैल्यू आएगी। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 में सेकंड का फोर्थ, एक्सरसाइज 1 सेकंड का फोर्थ। एक सेकंड, ये किसी ने बिगनर बॉक्स 4 का क्वेश्चन नंबर 2 पूछा था ऑनलाइन में, वो और देख लेते हैं भाई। बिगनर बॉक्स 4 क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? बिगनर बॉक्स 4 क्वेश्चन नंबर 2, बिगनर बॉक्स 4 के क्वेश्चन नंबर 2 में ये था भाई, द मोस्ट रैंडम स्टेट ऑफ H2O। मोस्ट रैंडम स्टेट मतलब सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसमें है? गैस में होगी। तो स्टीम का ही तो फिजिकल स्टेट गैस होता है, इसलिए उसका आंसर क्या होगा? स्टीम। अब किसी ने पूछा एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 5, तो पहले एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ? इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ मतलब किसकी तरह वर्क करना चाहिए? स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन की तरह कौन काम करेगा? या देख लो, एप्लीकेशंस ऑफ FLOT नोट्स में लिखवा रखा है। और कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 7 में EMF। सुनो अब ध्यान से, इसका डाउट है क्वेश्चन नंबर 7 में EMF ऑफ सेल क्या होगा? बेटा EMF का मतलब होता है वोल्टेज। अब सुनना मेरे बात ध्यान से, ये सारे एक ही चीज है। EMF ऑफ सेल, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज, ये सब सेम है। और ये क्या होता है? इंटेंसिव होता है। कैसे होता है वो भी बता देता हूं। जैसे एक एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने रिलेशन लिखा होगा कि काइनेटिक एनर्जी इट इज इक्वल टू Q इंटू V, जहां पर जो Q होता है वो चार्ज होता है और जो V होता है वोल्टेज होता है। जितना वोल्टेज बढ़ाते जाओगे उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी पार्टिकल्स की। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए तो याद करो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या होता था, हाई वोल्टेज लिया करते थे और लो प्रेशर लिया करते थे। हाई वोल्टेज इसलिए लिया करते थे क्योंकि इतने हाई वोल्टेज पर काइनेटिक एनर्जी इतनी तेज होती है कि जो गैस आयोनाइज होती नहीं थी वो भी आयोनाइज होना स्टार्ट हो गई, है ना। तो V जो होता है वोल्टेज होता है। अब बताओ, V अगर देखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस अगर देखोगे कि क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय Q होगा कि नहीं होगा? तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? एक्सटेंसिव। चार्ज क्या है? एक्सटेंसिव। तो V क्या होगा? इंटेंसिव। तो इंटेंसिव ही तो होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कहां करता है मैटर पे? तो मुझे बता देना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहली चीज तो भैया ये केमिस्ट्री के मास्टर हूं मैं, तो फिजिक्स फिजिक्स तुम्हें ज्यादा अच्छे से आती है, पर इतनी सी चीज तो मुझे भी पता है कि कुछ ना कुछ ये रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन से रिलेटेड होता है। अब मुझे बता दे कि पानी का एक ग्लास अगर तूने लिया, उस पर लाइट इंसिडेंट हुई, पानी ज्यादा लेगा तो क्या एंगल चेंज हो जाएगा क्या? वो तो उतना ही रहेगा ना, वो तो उसकी विस्कोसिटी वगैरह उस पर डिपेंड करेगा। तो अमाउंट पे थोड़ी डिपेंड करता है, वो तो प्रॉपर्टी है उसकी। विस्कोसिटी हो गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, डेंसिटी हो गई, ये सब उसकी प्रॉपर्टी है जो उसको देख के अपन फील कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में ऑप्शन नंबर 3 सुन लो मेरी बात ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा होता क्या है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में। रिवर्सिबल प्रोसेस में जब कंप्रेशन करवाते हैं तो वर्क जो होता है वो मिनिमम होता है, और एक्सपेंशन करवाते हैं तो वर्क जो होता है वो मैक्सिमम होता है।
और इसका उल्टा हो जाता है इरिवर्सिबल में। तो पहली बात तो कौन मैक्सिमम होगा कौन मिनिमम होगा वो डिपेंड करता है कि आप कंप्रेशन कर रहे हो कि एक्सपेंशन कर रहे हो। क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं किया, तो अपन मैक्सिमम या मिनिमम तो कमेंट ही नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात? तो थर्ड वाला इसीलिए नहीं होगा, इसलिए आंसर इसका क्या होगा, फोर्थ होगा। पर ये कैसे होगा, क्या होगा, कब मैक्सिमम कब मिनिमम क्या होता है, ये अपना पार्ट नहीं है। ये बाद में जब तुम ग्राफ वगैरह अच्छे से देख लोगे फिजिक्स के अंदर तब तुम्हें क्लियर होगा। ठीक है ना? किसी ने क्वेश्चन नंबर 15 पूछा, 15 बता देता हूं भाई। आइडेंटिफाई विच अमंग द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ मतलब स्टेट फंक्शन। तो बेटा Q प्लस W जो है यही तो डेल्टा E के बराबर था, और डेल्टा E मतलब क्या हो गया, स्टेट फंक्शन। और कौन सा? क्वेश्चन नंबर 18। क्या डाउट है बेटा इसमें, किसका डाउट है बेटा? 18th में आपसे क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि डेल्टा H माइनस डेल्टा E, तो किसके बराबर होगा, डेल्टा NG/RT। क्वेश्चन नंबर 20 में बेटा आपसे क्वेश्चन में हीट एट कांस्टेंट प्रेशर यानी कि डेल्टा H पूछा है और डेल्टा E गिवन है। तो बताओ रिएक्शन में डेल्टा H और डेल्टा E दोनों आ जाए तो एक इक्वेशन है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NG/RT। और कौन सा? क्वेश्चन नंबर 29 पूछा किसी ने, एन एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस इज वन इन विच temperature of the system does not change, system is not close to heat transfer, there is no entropy change। आंसर क्या है इसका? 29 क्या बोल दिया इसमें, एडियाबेटिक बोल दिया ना। तो एडियाबेटिक मतलब Q0 यानी कि डेल्टा S 0, और डेल्टा S 0 मतलब एंट्रोपी क्या होगा, कांस्टेंट। 32 डाउट है किसी का? बता रहा हूं एक बार, पहले 32 बता देता हूं। 32 किस किस का डाउट है बेटा? 32 में आपको याद रखना है दो चीजें, दो एग्जांपल्स आपको याद करने हैं। एक तो बॉइलिंग ऑफ एग, जब अंडे को उबालते हैं तो एंट्रोपी बढ़ती है। फिजिकल स्टेट पर ध्यान मत देना, एक्चुअल में उसके अंदर तुम्हें बायो के अंदर बताते होंगे या बताएंगे जो भी है कि डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कुछ होता है उसमें, और जब ऐसा कुछ होता है तो शायद प्राइमरी या सेकेंडरी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की बात करते हो तुम उसमें, है ना? तो उसमें उस बेसिस पर उसको अपन बोलते हैं कि एंट्रोपी बढ़ती है जब भी बॉईल करते हैं। तो तुम्हें यहां के लिए ध्यान रखना डायरेक्टली कि जब भी बॉईल करोगे एग को तो एंट्रोपी बढ़ती है, और ऐसे रस्टिंग ऑफ आयरन में भी एंट्रोपी बढ़ती है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन और बॉइलिंग ऑफ एग दो एग्जांपल्स हैं, दोनों में एंट्रोपी बढ़ती है। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा बोल रहा था भाई, तेरा क्या डाउट है? 33 बेटा मैंने आपको जब एंट्रोपी पढ़ाया था, सबसे पहली बार जब मैंने डेल्टा S लिखा था तो मैंने सबसे पहले लिखा था कि रिएक्शंस में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं। तो बस वही तो करना है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना। 39 पूछा ना किसी ने? 39 किस किसने पूछा था भाई? 29 पूछा था क्या? 39 नहीं पूछा, 29 पूछा। अभी तो बताया था 29। टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W। तो बताओ पहली बात तो डेल्टा E जितनों पे डिपेंड करता है टेम्परेचर भी उतनों पे ही डिपेंड करता है। अब डेल्टा E किस किस पे डिपेंड करता है, हीट और वर्क। तो टेम्परेचर भी हीट और वर्क दोनों पे डिपेंड करता है। मतलब ये मत सोचना कि अगर हीट सप्लाई नहीं किया तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, वर्क कर दिया तब चेंज कर दिया। तूने क्या किया, एक कंटेनर लिया बेटा, कंटेनर को तूने ऑसिलेट किया, उसके अंदर गैस भर रखा था, अब तो ऑसिलेट कर रहा है तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वर्क ही तो किया तूने और टेम्परेचर भी चेंज हो गया। कौन सा? 34 किसका डाउट है भाई? भाई 34 में पहली चीज तो देख, लीस्ट एंट्रोपी पूछी हुई है, तो भैया गैस वाले की तो एंट्रोपी ज्यादा ही होगी। अब डाउट आता है फर्स्ट और सेकंड में। अब ग्रेफाइट, ये मैंने लिखवा रखा है कि ग्रेफाइट और डायमंड के अंदर ग्रेफाइट की एंट्रोपी ज्यादा होती है तो डायमंड की एंट्रोपी कम होगी। समझ में आ गई बात? किसी ने पूछा क्वेश्चन नंबर 38 और 37, 38 और 37 दोनों बता देता हूं। पहले 37 बता देता हूं मैं। 37 में जिसका भी डाउट है उसने ये गलती की है कि पूरी की पूरी कैलकुलेशन उसने 900 के थ्रू कर दिया, पर बेटा 900 जो था वो पर ग्राम में था, जबकि ऑप्शंस देखो पर मोल में है। तो पर मोल मतलब एक मोल के लिए हीट कैलकुलेट करो, यानी क्या करना पड़ेगा, इंटू 18 करना पड़ेगा।
क्योंकि किसकी बात कर रहे हो, वाटर, तो वाटर के 1 मोल के लिए हीट मतलब 18 ग्राम। समझ में आ गई बात। और 38 भी पूछा था, तो 38 भी देख लेते हैं भाई। भाई सिमिलर क्वेश्चन है, डेल्टा एच पूछा है, डेल्टा एस दिया है, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी। बात समझ में आ गई। तो बस 3 में से 2 टर्म्स गिवन है, 1 टर्म अननोन है। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा भाई किसी ने, 36, इफ द एंथैल्पी चेंज ऑफ द ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड टू स्टीम इज 30 किलो जूल, डेल्टा एस पूछा है, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी। डाउट क्या है? डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी, तो 3 में से 2 टर्म्स गिवन है, 1 टर्म अननोन है। कैलकुलेशन तुम्हें करनी है। हाँ दोस्त, 9th एक्सरसाइज फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 9th, the work done by 100 calorie of heat in isothermal expansion of work. Very good. किसके नोट से पढ़ के आया है? मेरे नोट्स में तो यह नहीं लिखा हुआ कि जब आइसोथर्मल होगा तो वर्क 0 होगा, ऐसा लिखवाया क्या भाई? डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस, तो जब डेल्टा ई 0 तो क्यू इज इक्वल टू, तो भैया तुझसे सिर्फ साइन चेंज करने को बोला था, तूने तो क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। हाँ मेरे दोस्त, तू बोल। क्या? हाइड्रोकार्बन है। देख, अगर जैसे कोई OH लगा हुआ है किसी के ऊपर, तो लिक्विड ले लेते हैं अपन, अदरवाइज गैस लेते हैं, वो सॉलिड होता है, वो तो शुगर है। जैसे ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ये सब क्या है? सॉलिड। अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन है, तो ये सब क्या लोगे? गैस। मैंने लिखवा रखा है नोट्स में। H2O बनेगा तो क्या होगा उसका फिजिकल स्टेट, ये भी लिखवा रखा है, तो नोट्स पढ़ो ना, प्लीज रेफर नोट्स, डू इट बाय योरसेल्फ। 8, क्वेश्चन नंबर 8। अब मेरे दोस्त का क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट है। अब यहां पर देख मेरे भाई, और बिल्कुल ये कॉपी में लिखना है आपको। क्या लिखना है? जो मैं लिखवा रहा हूं। इररिवर्सिबल प्रोसेस में, इररिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है कांस्टेंट होता है, और रिवर्सिबल प्रोसेस में, रिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है वेरिएबल होता है। पहले तो ये नोट करो, इसके बाद अपन क्वेश्चन को वापस से देखेंगे। लिख लिया भाई? पहले ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 अगर तू पढ़ेगा तो ये बता कि कंप्रेशन हुआ कि एक्सपेंशन हुआ। अब एक्सपेंशन के अंदर मुझे बता ओपोजिंग प्रेशर कौन सा होता है, इंटरनल या एक्सटर्नल? एक्सटर्नल। भाई जब एक्सपैंड कर रहे हो तो अंदर से बाहर तो जा ही रहा है, बाहर वाला ही तो अपोज कर रहा है, तो एक्सटर्नल प्रेशर होता है, मतलब जो अपोजिंग प्रेशर होता है। तो क्वेश्चन में बोल दिया कि ओपोजिंग प्रेशर इज वेरिएबल, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर इज वेरिएबल। और एक्सटर्नल प्रेशर वेरिएबल किस में होता है? तो पहले तो तुमने दिमाग लगा के इस पॉइंट की कड़ी जोड़ी कि क्या बोला क्वेश्चन में कि एक्सटर्नल प्रेशर इज वेरिएबल। ये बात समझ में आ गई? तो क्या समझ में आ गया? रिवर्सिबल है। अब बता, रिवर्सिबल में तो इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट वाला ऑप्शन ढूंढ लिया। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 3, 10, 10, 10, 3 क्यों बोल रहा है फिर? बताया था। क्वेश्चन नंबर 10, इधर देख, टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीज इन, ये तो नोट्स का है। टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस किस में टेम्परेचर इंक्रीज होगा ये पूछा है, बेटा आइसोथर्मल में तो नहीं होगा। अब तू बता दे कि जब कंप्रेस करेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा कि कम होगा पार्टिकल्स का? कंप्रेस करेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ये बाद में, पहले मॉड्यूल डिस्कशन, ये बाद में। हाँ भाई, और कोई डाउट?
एक्सरसाइज 1 हो गया। एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 में बताओ कोई डाउट? एक्सरसाइज 2 में 31, 31 किस किस का डाउट है भाई? 31 में ऐसा क्या है? किस किसने सॉल्व किया 31? बाकी सब क्या मोह माया में जी रहे हो? डेल्टा ई पूछा हुआ है भाई, तो क्या करना है इसमें? मतलब पी डेल्टा वी लगाना है, तो प्रेशर भी दिया हुआ है, दो वॉल्यूम भी दिया हुआ है, माइनस पी डेल्टा वी लगाओ, आंसर लाओ। तो जब माइनस पी डेल्टा वी लगाओगे तो वो लीटर एटीएम में आएगा, इंटू 101.3 और कर देना, ठीक है? तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जूल में। और कौन सा बोला था? 34, पहले 34 बता देता हूं भाई। 34 में क्या बोल दिया? अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब प्रेशर दिया हुआ है और दो वॉल्यूम दिया हुआ है, तो मुझे बताओ माइनस पी डेल्टा भी लगा लोगे? अब इसमें प्रेशर को किस में कन्वर्ट कर देना? एटीएम। तो अप्रोक्सीमेटली 1 एटीएम ही है वो। समझ में आ गई बात? हाँ बेटा, लास्ट बेंच, तेरा क्या डाउट था? एक्सरसाइज सेकंड का क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज सेकंड का क्वेश्चन नंबर 2, which of the following pairs of chemical reaction is result in spontaneous reaction? अब बेटा ये मैं आपसे बार बार पूछता था क्लास में, अब बताओ स्पॉन्टेनियस की एकदम पक्का, जिसमें कोई डाउट ही नहीं है कि पक्का स्पॉन्टेनियस होगा, तो एनर्जी शुड बी लो एंड एंट्रोपी शुड बी, ढूंढ लो। 17, क्वेश्चन नंबर 1717, द एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच आपसे पूछा हुआ है, नहीं डेल्टा एच गिवन है, डेल्टा एस पूछा हुआ है, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी। अब किसी ने एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 15 पूछा था भाई, तो 15 देख लेते हैं भाई। 15 तो मैंने दिया ही नहीं अभी, क्योंकि अभी तो अपन वो डिस्कस कर रहे हैं जो टेस्ट के अकॉर्डिंग है। हाँ भाई, 19, क्वेश्चन नंबर 19, भाई मेरे सुन मेरी बात ध्यान से, नहीं कोई दिक्कत नहीं ना, सुनना तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस, अब बता, फ्री एक्सपेंशन बोल दिया मतलब वर्क क्या हो गया? एडियाबेटिक बोल दिया मतलब क्यू क्या हो गया? तो डेल्टा ई क्या हो गया? और डेल्टा ई जीरो मतलब डेल्टा टी भी। समझ में आया? कितना अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है ये। और कोई डाउट एक्सरसाइज 2 में? 25, 35, हाँ, तो किसमें क्या है 35 में? हाँ नहीं दिया मैंने, अभी नहीं करना। और कौन सा भाई एक्सरसाइज थर्ड में कोई डाउट? एक्सरसाइज थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड, भाई मेरे 100 डिग्री सेल्सियस है ना, 100 डिग्री सेल्सियस पर तो बॉइलिंग पॉइंट होगा, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पर तो इक्विलिब्रियम होता है, और अगर इक्विलिब्रियम है तो डेल्टा जी क्या होगा? 0। और फिजिकल स्टेट देख के डेल्टा एस भी देख लो। हाँ भाई, फिर से 19, एक्सरसाइज थर्ड का क्वेश्चन नंबर 19 डाउट है ना? एक्सरसाइज थर्ड क्वेश्चन नंबर 19, बेटा 100 जूल की तो हीट ऑब्जर्व किया, और डेल्टा वी दिया हुआ है, मतलब वर्क भी दिया हुआ है, डेल्टा ई पूछा हुआ है, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो हीट इज एब्जॉर्ब मतलब क्यू प्लस डब्ल्यू में प्लस 100 और माइनस पी डेल्टा वी, तो डेल्टा वी डायरेक्टली गिवन है क्वेश्चन में, क्योंकि डायरेक्टली बोल दिया कि कितने से एक्सपैंड हो रहा है, तो डेल्टा वी डायरेक्टली है वो पॉजिटिव में, क्योंकि एक्सपैंड बोल दिया तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव, अगर कंप्रेस बोलता तब वो चेंज नेगेटिव में लिखते अपन। और कोई डाउट एक्सरसाइज थर्ड में? क्वेश्चन नंबर 22 में डाउट है किसी को? क्वेश्चन नंबर 22 मेरे भाई, तुझे जो डाउट है, किसका डाउट है? तुझे जो डाउट है वो आइसोब्यूटेन में डाउट है, यही डाउट है क्या? स्टेट में डाउट है, क्या डाउट है? कि सर H2O का फिजिकल स्टेट लिक्विड लेंगे या गैस? भाई हाइड्रोकार्बन तो गैस ही लेना इनिशियली, कुछ भी गिवन नहीं हो तो, और वरना इतनी टेंशन तो लेनी नहीं थी। ऊपर क्या लिखा हुआ है? गैसियस रिएक्शन, और गैसियस बोल दिया मतलब सबका फिजिकल स्टेट क्या होगा? गैस होगा। समझ में आ गई बात? कौन सा?
28, क्वेश्चन नंबर 28 मेरे भाई। 28 में पहली बात तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, लिखा है ना। पहले क्या गिवन है तुझे? पहले तुझे एक प्रेशर गिवन है विच इज 5 एटीएम। कितना? 5 एटीएम। और उसके हिसाब से वॉल्यूम गिवन है तुझे विच इज 2 लीटर। क्वेश्चन में बोल दिया कि बाद में जो प्रेशर है वो 1 एटीएम हो चुका है। तो अगर ये 1 एटीएम हो चुका है तो तुझे कुछ कैलकुलेशन करना है। पर मुझे ये पता है कि कैलकुलेट अगर करना है तो माइनस पी डेल्टा वी लगाना पड़ेगा। और माइनस पी डेल्टा वी के लिए एक वॉल्यूम तो है, दूसरा वॉल्यूम तो है ही नहीं है। और मुझे ये भी पता है कि अपने पास दो प्रेशर है, तो दोनों प्रेशर में तो कोई डाउट नहीं है, हमेशा फाइनल प्रेशर लेते हैं। तो माइनस पी डेल्टा वी जब लगाएगा तो प्रेशर तो यही लेगा, दो वॉल्यूम कहां से आएगा? तो आइसोथर्मल प्रोसेस में बेटा ये रिलेशन लगाते हैं, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। समझ में आ गई बात? P1 V1 इक्वल टू P2 V2 हो जाएगा। तो अननोन वॉल्यूम यहां से आएगा और माइनस पी डेल्टा वी लगा के सॉल्व कर लो। 19th का प्रोसेस, 19th में क्या डाउट है? वर्क का फॉर्मूला माइनस पी डेल्टा वी होता है। तो प्रेशर गिवन है, एटीएम में कन्वर्ट कर, और डेल्टा वी भी गिवन है। हाँ, डेल्टा वी पॉजिटिव है ना, ये बोल रहा हूं मैं। हाँ हाँ हाँ, तो क्या? बहुत अच्छा डाउट है तेरा, मैंने ये पहले ही लिखवा दिया था, ये बार बार बोलता था मैं कि डेल्टा एच और डेल्टा ई जीरो होता है आइसोथर्मल में, सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस के लिए। केमिकल रिएक्शन के लिए तो हर बार कुछ वैल्यू आती है, बोला था ना। 30 30 13 13, डाउट क्या है? बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या होता है, क्या कैलकुलेट करता है? डेल्टा ई। तो डेल्टा ई पता है, डेल्टा एच पूछा है। यस यस। नाइन्थ, नाइन्थ में है मेरे भाई डाउट तेरे को। मेल्टिंग हो रहा है पानी का, सॉरी, वो तो पानी तो पहले मेल्टेड होता है, आइस का। 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस पर तो इक्विलिब्रियम होता है ना, और इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी 0। सिक्स्थ, सिक्स्थ में डाउट क्या है तेरे को? स्पॉन्टेनियस के लिए क्या क्या कंडीशन सही होगा? पक्का स्पॉन्टेनियस करवाना है तो भैया मैंने तो टेबल बनवाई थी तुम्हें, और पक्का स्पॉन्टेनियस करवाना है तो एनर्जी शुड बी लो एंड एंट्रोपी शुड बी, बस। अब किसी का डाउट है, क्वेश्चन नंबर 14 में डाउट है, और क्वेश्चन नंबर 13 में भी डाउट है किसी को, तो 14 13 तो बता ही दिया ना अभी, और 14 बता देता हूं मैं। 14 के अंदर देखो बाहर टी लिखा हुआ है, जो बाहर लिखा हुआ होता है वो कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर डीई जो होता है वो तो 0 होगा ना। तो बस यही तो पूछा है, क्या होगा? 0 होगा। समझ में आ गई बात? किसी ने लिखा सर 13th में कैलकुलेशन से गलत आ रहा है आंसर, 2-3 बार चेक कर लिया फिर भी गलत आ रहा है, कोई दिक्कत है क्या इसमें? 13th में भाई, 13th में अप्रोक्स आंसर आ सकता है बेटा आपका, तो वैसे भी ऑप्शंस तो दूर दूर है, तो देख लेना, मतलब जो होगा मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि किलो जूल में है, तो किलो में तो वैसे डिफरेंसेस ज्यादा होते हैं। और कौन सा हो गया? एक्सरसाइज थर्ड 23, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, प्रोसेस हो रहा है ना, केमिकल रिएक्शन तो हो ही नहीं रहा, और अगर प्रोसेस होगा तो आइसोथर्मल में डेल्टा एच क्या होगा? 0, खत्म, फिनिश। पढ़े आगे, पढ़े आगे। कहां तक पढ़ा दिया था? नोट्स बताना। ये एवरेज वाला लिखवा दिया था। अब इसके बाद में आप लिखो बेटा, हेडिंग लिखो, आज बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, और थोड़ी देर में रेडॉक्स स्टार्ट करने वाले हैं अपन, तो बिल्कुल दूसरे बैचेस में हो गया तो तुम्हारे में भी होना चाहिए। हाँ तो बेटा आप हेडिंग लिखो, लॉज
ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री, लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री, लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। ये लिखवाने का हमारा मकसद ये है कि इससे जो अपन कंक्लूजन निकालेंगे ना, वो अपने उस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा जैसा केमिकल इक्विलिब्रियम में करते थे। केमिकल इक्विलिब्रियम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते थे कि 2-3 रिएक्शंस गिवन होती थी, टारगेट रिएक्शन लाते थे। बिल्कुल वैसे यहां पे भी करेंगे, बस वहां के की बात करते थे, यहां डेल्टा एच की बात करेंगे। या जितने भी क्वेश्चंस तुमने अभी तक सॉल्व किए हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, कहां से आता था ये? कोई साइंटिस्ट थोड़ी लिख के दे दिया करता था कि नहीं ये डायरेक्टली रटना है बच्चों को, कि बहुत बड़ी सी एक कैलकुलेशन होती है वहां से आता है। नहीं भाई, सब यहां से आता है जो अब मैं बताऊंगा। तो तुम्हें डायरेक्टली पहले मैं जुगाड़ लिखवा दिया था, पर वो आता कैसे अब अपन यहां डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? तो इसमें 2 लॉ है जो अपने को पढ़ना है। सबसे पहला लॉ, लवोइजियर एंड लेप्लास लॉ, लवोइजियर एंड लेप्लास लॉ। बहुत टफ लॉ है ये, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे अपन कि ये क्या बोलता है। लवोइजियर एंड लप्लास लॉ, क्या नाम होते हैं इनके? यहां अपने यहां कैसे होते हैं? और इनके यहां देखो, लवोइजियर, लप्लास। तो लिखो बेटा, लिखो इसमें, दिस लॉ, दिस लॉ states that, this law states that enthalpy of formation, enthalpy of formation of a compound, of a compound is numerically equal to, is numerically equal to the enthalpy of decomposition of that compound with opposite sign. लिख लिया आपने? स्टेटमेंट पढ़ो एक बार। सिंपल सीधे शब्दों में अगर अपन बात करें तो ये बोल रहा है कि रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो डेल्टा एच का साइन भी रिवर्स हो जाएगा, ये बोला है इसने। समझ में आ गई बात? तो ये तो पहले से ही पता था, तो बस फिर भी इसकी इज्जत करने के लिए अपन ने लिख भी लिया। तो एक एग्जांपल लिख लो आप। तो देख लो रिएक्शन को क्या किया अपन ने, पहले वाला डेल्टा एच माइनस एक्स था, तो रिवर्स कर दिया, तो डेल्टा एच क्या हो गया? प्लस एक्स हो गया। बहुत हार्ड है ना? सेकंड लिखो बेटा, हैस लॉ, हैस लॉ। बेटा ज्यादा नहीं करना चाहिए। लिखो इसमें हैस लॉ में क्या लिखो बेटा? हैस लॉ में लिखो, द हीट एक्सचेंज, the heat exchange in complete reaction, the heat exchange in complete reaction is always same, is always same whether it completes in, whether it completes in one step
or more, whether it completes in one step or more. इसका कहने का मतलब क्या है, एकदम आप ध्यान से यहां पर देखो। मैंने कोई भी एक रिएक्शन लिखा बेटा, जैसे ए से क्या बन गया बी, जिसके लिए डेल्टा एच मैंने सामने लिख दिया आपके। अब ये क्या बोलता है कि अगर इनिशियल और फाइनल आपने डिफाइन कर दिए ना, तो चाहे आप किसी भी रास्ते से लेके जाओ, हर केस में डेल्टा एच की एक ही वैल्यू आपको मिलेगी। अब जैसे मान लो कि मैंने अगर सीधे ए से बी बना दिया तो क्या लिख दिया, डेल्टा एच। अब अगर मान लो कि ए से पहले मैंने सी बनाया, सी से फिर बी बनाया, पहले वाले का डेल्टा एच वन है, फिर डेल्टा एच टू है, तो क्या बोल रहा है ये लॉ कि अगर इनिशियल फाइनल अगर आपने डिफाइन कर दिए तो किसी भी रास्ते से लेके जाओ, डेल्टा एच की टोटल वैल्यू सेम मिलेगी। यानी कि क्या बोलना चाहिए, डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू इट इज इक्वल टू डेल्टा एच। चलो एक और रास्ता ले जाते हैं। मैंने लिख दिया यहां पर डी गया, डी से ई बना, अब ई से फिर क्या बन गया बी। लेट सपोज दिस इज डेल्टा एच थ्री, डेल्टा एच फोर, डेल्टा एच फाइव। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या लिखना चाहिए, डेल्टा एच इट इज इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू इट इज इक्वल टू डेल्टा एच थ्री प्लस डेल्टा एच फोर प्लस डेल्टा एच फाइव। नोट कर दो। लिख लिया भाई? अब लिखो नोट। अब जो कंक्लूजन है, जो सीधे पॉइंट की बात है, जो अपने को काम में लेनी है, उसकी अपन बात करते हैं। लिखो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखो, on multiplying a reaction, on multiplying a reaction with a number, comma, value of delta H also gets multiplied by the same number. लिख लिया? देखो पॉइंट समझ में आया गया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, on adding reactions, on adding reactions value of delta H, on adding reactions value of delta H also gets added, value of delta H also gets added. लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, on reversing reactions, on reversing reactions the value of delta H, सॉरी क्या बोला मैंने, on reversing reaction वैल्यू की जगह लिखो साइन, the sign of delta H also gets reversed. लिख लिया बेटा? अब इन प्रॉपर्टीज के थ्रू अपन क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, अब आप मुझे आंसर बताना कि क्या हो सकता है। ये क्वेश्चन मैंने लिखा बेटा,
क्वेश्चन में आपको गिवन है कि 2CO प्लस साथ में लिखा है बेटा O2, ये बनाया 2CO2, जिसके लिए डेल्टा H की वैल्यू आपको गिवन है बेटा -400, ठीक है। और आपको जो कैलकुलेट करना है वो है CO2, ये बना रहा है CO प्लस हाफ O2, इसके लिए डेल्टा H पूछा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो पहले कैसे बताया करता था मैं, जैसे इक्विलिब्रियम में करते थे बिल्कुल वैसे ही, बस पहले के की बात करते थे, अब डेल्टा एच की, वरना बिल्कुल सॉल्व करने का तरीका सेम है अभी भी। अब देखो टारगेट इक्वेशन ये है ना, अब बताओ आपको क्या चाहिए, CO2 चाहिए रिएक्टेंट साइड, इसमें प्रोडक्ट साइड है। मतलब अगर इसको अगर फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दोगे, फर्स्ट को क्या करोगे, रिवर्स, तो मैंने लिख दिया माइनस ऑफ इक्वेशन 1। रिवर्स करते देखो कोफिशिएंट क्या है 2 है, पर हमें क्या चाहिए 1, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ से। समझ में आ गई बात? तो बताओ साइन क्या आ जाएगा रिवर्स करते ही, +400 इंटू हाफ कितना आ गया 200। समझ में आ गई बात? तो नोट कर लो एक एग्जांपल। लिख लिया? लिख लिया क्या भाई? अब इसका और यूज क्या है, इसके पहले कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें एक ही क्वेश्चन में फॉर्मेशन भी गिवन था, कंबशन भी गिवन था। अपन कंफ्यूज हो रहे थे कि यार क्या करें, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करे कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करे, हो गए थे ना कंफ्यूज। अब पहले वाले क्वेश्चन को अपन इसी के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन में लिख रहा हूं बेटा, जो क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका था वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अभी अपन, पर इस बार अपन इसके थ्रू सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन था कि कैलकुलेट करना था आपको C2H4 प्लस H2, ये बनाया C2H6। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H आपको कैलकुलेट करना था, और आपको गिवन क्या क्या था, आपको गिवन था डेल्टा H कंबर्शन। किस किस के लिए, C2H4 के लिए। डेल्टा H कंबर्शन आपको गिवन था C2H6 के लिए भी, C2H6 के लिए। और क्या गिवन था, डेल्टा H फॉर्मेशन गिवन था किसके लिए, H2O के लिए। जो वैल्यू गिवन थी वो मैं यहां पर एग्जैक्ट लिख रहा हूं, ये है -200, ये है -300, और ये है -900। ये हमारे पास में वैल्यू है। ये क्वेश्चन था जो पहले मैंने करवाया था, और पहले ही बता देता हूं कि इसका जो आंसर पहले आया था ना, ये आंसर आया था हमारे पास में पहले -800। याद आ रहा है? अब कभी भी इन केस, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, कि जो भी अपन ने ये सीखा है ना अभी, इसका यूज है यहां पर। अगर आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है कि यार रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो आप फिर कैसे करो, इसके थ्रू भी कर सकते हो। पहला स्टेप तो अभी भी वही है कि जो कैलकुलेट करने को बोलेगा सबसे पहले उसकी रिएक्शन लिखो। अब जो गिवन होगा ना उसकी भी रिएक्शन लिख दो, बस ये काम करना अपने आप हो जाएगा। अब कैलकुलेट क्या करना था, ये करना था, रिएक्शन लिखा है। अब जो गिवन है उसकी भी रिएक्शन लिखो। अब क्या क्या गिवन है, कंबर्शन, क्या बताओ C2H4 का कंबर्शन लिख सकते हो क्या, C2H6 का, H2O का फॉर्मेशन। तो एक एक करके रिएक्शन लिखते हैं अब अपन। सबसे पहले वाले का रिएक्शन मुझे बताओ क्या लिखना चाहिए। ये लिखूंगा बेटा C2H4 प्लस O2 क्या बनेगा, 2CO2 प्लस 2H2O, यही तो बनेगा। अब बताओ प्रोडक्ट साइड में कितने ऑक्सीजन है भाई, 6 है। 2 और 2 4 होता है, और 4 और 2 6 होता है, तो किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से। ये पहले वाले की रिएक्शन लिखी है। अगले वाले की बताओ क्या लिखूं, तो C2H6 प्लस O2 क्या बनेगा, ये 2CO2 प्लस क्या बनेगा, ये 3H2O। क्लियर है क्या बात? अब बताओ ऑक्सीजन कितने हो गए, 7, तो क्या लिखूंगा 7/2 O2। क्लियर है?
अगला वाला देखो, अगला वाला है आपके पास हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। तो H2O की फॉर्मेशन रिएक्शन बताओ क्या होगी? H2O की फॉर्मेशन रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट में बना देना H2O और रिएक्टेंट साइड लिख देना H2 प्लस हाफ O2। क्लियर है क्या? दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3। मैंने अब तक क्या किया, जैसे पहले कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं, सिर्फ एक्स्ट्रा क्या लिखा कि पहले तो जो कैलकुलेट करना था उसकी रिएक्शन तो लिखते ही थे, अब जो गिवन है मैंने उसकी भी लिख दी। अब अरेंज करते हैं अपन, अरेंज करके देखो। अब मुझे बताओ टारगेट इक्वेशन तो ये है ना, अब बताओ C2H4 बताओ कौन से रिएक्शन में, फर्स्ट सेकंड या थर्ड? रिएक्टेंट साइड चाहिए, रिएक्टेंट साइड ही है, तो ये मैंने लिखा भाई डायरेक्टली इक्वेशन फर्स्ट, कुछ नहीं करना था उसका, मतलब C2H4 अरेंज हो गया। अब बताओ हाइड्रोजन कौन सी इक्वेशन में, थर्ड में है, कुछ नहीं करना, तो ये सीधे थर्ड अपन ने लिख दिया। क्यों? क्योंकि कोफिशिएंट इसका भी 1 है इसका भी 1 है, सेम सेम है। अब मुझे बताओ और क्या चाहिए, मतलब टारगेट इक्वेशन देखो C2H4 H2, अब C2H6 चाहिए प्रोडक्ट साइड में, बताओ कौन सी इक्वेशन में, सेकंड में। रिवर्स करना है मतलब क्या करोगे, माइनस ऑफ इक्वेशन 2। समझ में आ रही है बात? अब वैल्यू पुट करके देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन का डेल्टा H कितना था, -200। थर्ड इक्वेशन का कितना था, -900, ये तो था। माइनस सेकंड इक्वेशन का कितना था, -300, तो ये -300 और लगा दिया। और सॉल्व करके देखो, -1100 और +300 -800 ही तो आया। आया कि नहीं आया? किस किस को समझ में आ गया? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, पहले क्या किया था बेटा, पहले अपन ने इसको पढ़ने का तरीका ही चेंज कर दिया था। हमें दिक्कत ये हो रही थी कि यार ये भी कंबशन है, ये भी कंबशन है, पर इसका तो फॉर्मेशन दे दिया। तो हमने ये ऑब्जर्व किया था कि H2O का जो फॉर्मेशन था वही तो हाइड्रोजन का कंबशन था। बोला था नहीं बोला था? जब सारे ही कंबशन आ गए तब क्या किया था, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तो अभी भी तो वही किया है। देख लो, रिएक्टेंट मतलब क्या, मैं बोल सकता हूं कि C2H4 का कंबशन ही तो है फर्स्ट, ऐसे H2 को ही तो कंबशन है थर्ड, तो क्या हो गया ये रिएक्टेंट माइनस, क्या मैं बोल सकता हूं सेकंड जो था C2H6 का ही तो था कंबशन, तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट ही तो किया अभी भी। समझ में आ रही है बात? तो एक्चुअल में जो आप रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट या प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट किया करते थे ना, वो सब कहां से आता था, जब आप इस तरीके से सॉल्व करते थे, जब एक एक की रिएक्शन लिख के अरेंज करते हैं और ऐसे अपन निकालते हैं ना, तब एक्चुअल में जो अपने को कंक्लूजन मिलता है ना, वो वही मिलता है जो आपको डायरेक्टली लिखवा दिया गया था। अब डायरेक्टली पहले रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते तो आपको इतना लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते तो इतना लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब डाउट ये है कि सर फिर ये कब यूज करें, नहीं करना क्या यूज, बिल्कुल करना है। कब करना है, अगर आपको समझ में आ रहा है कि रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है इसमें, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है इसमें, तो तब तो जैसे करते थे वैसे ही करो। पर अगर मान लो कि आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि फॉर्मेशन भी गिवन है कंबशन भी गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यूज लिखो, जो गिवन है उसकी रिएक्शन लिखो, जैसा किया वैसे सॉल्व कर लो। समझ में आ गई बात? अदरवाइज ऐसा भी तो हो सकता है कि 2-3 तरह की रिएक्शन गिवन हो, टारगेट लानी हो, तो उस केस में भी आप ऐसे सॉल्व कर लेना। तो आपके पास 2 तरह के मेथड हो गए, 2 जुगाड़ हो गए आपके पास। एक तो पहले वाला मेथड हो गया, और अगर वो समझ नहीं आता तो ये ऐसे भी कर सकते हो। समझ में आ गई बात? तो नोट कर लो, ये तब पहले किया था आपने ऐसे ही। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बता दिया था। तो जितने भी क्वेश्चंस आपने पहले किए ना फॉर्मेशन कंबशन के सारे इस तरीके से कर सकते हो आप। तो प्रैक्टिस करनी है तो सारे क्वेश्चंस पहले लिखवा रखे हैं तुम्हें। तो ये नोट करने के बाद एक पेज छोड़ना और नए पेज पर लिखना रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कितने पेज का चैप्टर है, कितने दिन का चैप्टर है? 4 लेक्चर का है लगभग।
आ गया ना समझ? मिटा दूं? नोट करो फटाफट। थर्मोडायनामिक्स, कंटेंट, मैटर, दिन, हाँ कम है ना, बोल तो रहा हूं 4 लेक्चर का है। थर्मोडायनामिक्स में लगभग अपन ने 15 लेक्चर के आसपास पढ़ा होगा। 13 लेक्चर पढ़ा ना भाई ने, गिन रखा है एकदम। अच्छा लिखता होगा ऐसे, आज लेक्चर 1 लेक्चर 2 ऐसे करके। किस चीज के दिन? तो हेडिंग लिखो बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन। अब बातें बंद कर दो और ये समझ लो अच्छे से। एक पेज इसलिए छुड़वाता हूं भाई हर बार, ताकि जब 1-1.5 साल में तुम्हें कुछ अगर इंपॉर्टेंट इधर उधर से और एक्स्ट्रा समझ में आता है तो उन की पॉइंट्स को आप लिख सकते हो उन एक पेज पर, उस पूरे चैप्टर का कंक्लूजन निकाल सकते हो। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन जो चैप्टर है 12th में, एक चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूरा इसका कंसेप्ट आता है रेडॉक्स रिएक्शन का। डायरेक्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से भी आता है, अदरवाइज इसका यूज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो है ही, तो इंपॉर्टेंट है ये और बहुत ही सिंपल है। ये आधी चीजें तो आपको पहले से ही आती होगी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला, कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कौन लूज करेगा, तो बेसिक बेसिक से कंसेप्ट है। देखते हैं क्या है ये रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर। ये जो वर्ड है रेडॉक्स, अब बातें बंद कर दो। रेडॉक्स मिलके बना है रेड ऑक्स से। रेड का मतलब है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, अलग अलग थ्योरीज होती है इस रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को डिफाइन करने की। जैसे अगर आप पढ़ोगे मॉड्यूल वगैरह में तो क्लासिकल कंसेप्ट करके भी मिलेगा, मॉडर्न कंसेप्ट करके भी मिलेगा। मॉड्यूल अगर आप देखोगे तो एक टेबल बनाई हुई होगी जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को डिफरेंशिएट किया होगा और 10 तरीके से बोला होगा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सब फालतू की बात है, जो मैं बोल रहा हूं ध्यान रखो। रिडक्शन का मतलब क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये बात आप समझ गए तो सारे एग्जांपल इसी से रिलेट होते हुए आ रहे हैं। तो सारी चीजों को रटने की जगह कि सीधे आप ये ध्यान रखो कि रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? मैंने एक एग्जांपल लिखा, जैसे सोडियम से फॉर्मेशन हुआ बेटा Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, और मैंने अब लिखा Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये बनाया Na। फर्स्ट वाले की अगर आप बात करोगे तो देखो सोडियम ने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसमें क्या है? ऑक्सीडेशन। सेकंड वाले में क्या है? क्योंकि इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को गेन किया। एक बात अच्छे से समझ लो, कभी भी छोटी छोटी चीजें बच्चे स्टार्टिंग से गलत कंसेप्ट माइंड में लेके रखे हुए होते हैं। कभी भी आपके सामने अगर कोई एलिमेंट है, उसके ऊपर कोई चार्ज लगा हुआ है, तो सिर्फ उसी को देख के जज मत कर लेना कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ। कभी भी लॉस या गेन हुआ वो तो कंपेयर करने से ही पता लगेगा ना। आप सोचो कि मान लो कि आपको किसी ने क्या है कि कैपिटल इकट्ठा करके दे दिया कि इतने पैसे तुम्हें मैंने दे दिए, तुम्हें बिजनेस स्टार्ट करना है। अब 1 साल बाद में मैंने तुम्हें चेक किया, अगर तुम्हारे पैसे बढ़ गए तो गेन हुआ, अगर पैसे कम हो गए तो लॉस हुआ। तो सिर्फ और सिर्फ पैसे को देख के कैसे आइडिया लगा सकते हैं कि भाई लॉस हुआ कि गेन हुआ? कंपेयर करोगे तभी तो पता लगेगा। तो यहां पर भी कभी भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की आप बात करोगे तो दो पार्टिकल्स को कंपेयर करना पड़ेगा कि इसका चार्ज बढ़ा या कम हुआ। क्योंकि मान लो कि मैं x+2 की बात करता तो तुम ऐसा फील करते कि यार 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देना, क्यों भाई? ले, मैं तो x+2 से x की बात कर रहा था, तो इसने तो गेन किया ना भाई। तो बताओ इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन? रिडक्शन। और अगर इसी x+2 को x+4 से कंपेयर करता तो क्या होता? ऑक्सीडेशन। तो कभी भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन अगर आप बताओगे ना तो सीधे पार्टिकल को देख के मत बताना, कंपेयर करने से ही पता लगता है कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ। बात समझ में आ गई? दूसरी बात, ये मत सोचना कि हर रिएक्शन रिडॉक्स होती है, कोई जरूरी नहीं है। क्वेश्चन तो डायरेक्ट ये भी पूछ लेते हैं कि 4 ऑप्शंस में से बताओ कौन से रिडॉक्स है या कौन से रिडॉक्स नहीं है। तो मैं 2 रिएक्शंस लिख रहा हूं आपके सामने, एक रिडॉक्स होगा एक नॉन रिडॉक्स होगा। मैंने रिएक्शन लिखा बेटा HCl प्लस NaOH, ये बना लिया NaCl प्लस H2O, और ये देखी हुई रिएक्शन है।
और एक मैंने लिखा भाई H2 प्लस Cl2 क्या बनाया 2HCl। अब एक काम करते हैं, एक एक एलिमेंट का चार्ज कैलकुलेट करते हैं, जितना चार्ज आपको आता है वो बताते जाओ। हाइड्रोजन का चार्ज, क्लोरीन का, सोडियम का, हाइड्रोजन का +1, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, सोडियम का +1, क्लोरीन का -1, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का +1 ही है अभी भी इंटू 2। अब मुझे बताओ क्या एक भी ऐसा एलिमेंट है क्या जिसका चार्ज इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज? क्योंकि जब चार्ज इंक्रीज हो रहा है तब तो ऑक्सीडेशन था, और जब चार्ज डिक्रीज हो रहा है तब रिडक्शन था। तो बताओ क्या एक भी ऐसा एलिमेंट है जिसका चार्ज चेंज हो रहा है? तो मतलब ना तो इसमें ऑक्सीडेशन हुआ ना रिडक्शन हुआ, तो बताओ कि रिडॉक्स है क्या? नहीं है। इस रिएक्शन को देखते हैं। हाइड्रोजन का चार्ज 0 है, क्लोरीन का 0 है, कैसे है अभी लिखवा दूंगा। अब 0 से अब यहां पर HCl की बात करते हैं, हाइड्रोजन का यहां पर बेटा +1 है, क्लोरीन का -1 है। अब मुझे बताओ हाइड्रोजन 0 से किस में चला गया? तो बताओ क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। क्लोरीन 0 से किस में चला गया? तो क्या हो गया? तो ये तो रिडॉक्स है ना। तो एक चीज देखो, अगर आपको चेक करना है ना कि रिडॉक्स है कि नहीं है, तो सबसे बेसिक चीज है कि एक एक एलिमेंट का चार्ज कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये जो एक एक एलिमेंट के चार्ज आप कैलकुलेट कर रहे हो ना, इसी को बोलते हैं अपन ऑक्सीडेशन नंबर। तो किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को अगर आपको चेक करना है कि रिडॉक्स है कि नहीं है, तो सबसे बेसिक चीज ये है कि आपको क्या कैलकुलेट करना आना चाहिए? ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस चैप्टर का ABCD है ऑक्सीडेशन नंबर। डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिल सकता है कि सिर्फ और सिर्फ एक कंपाउंड दे दिया, उस कंपाउंड के अंदर किसी भी एक एलिमेंट का नाम दे दिया और बोल दिया कि बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, रिडॉक्स रिएक्शन आपने हेडिंग लिख लिया, अब उसके अंदर ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का मतलब लिख लो आप। रेड यानी कि रिडक्शन का मतलब क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिख लिया भाई? तो लिखना आप ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को कभी कभी ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल देते हैं, तो दोनों सेम है। ऑक्सीडेशन स्टेट बोल दो या ऑक्सीडेशन नंबर बोल दो, सेम ट्रीट करते हैं उनको। लिखो इसमें क्या होता है ये। इट रिप्रेजेंट्स the number of electrons, the number of electrons accepted or lost by an atom when it changes to a compound from free state। लिख लिया? मतलब फ्री स्टेट से जब कंपाउंड बनाया तो कितने इलेक्ट्रॉन किसी ने लूज किए या गेन किए, उस नंबर को अपन क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर अपन बताते तो सिंगल एटम का चार्ज होता है वो। तो ये मत सोचना कि भाई मैंने जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर बताया तो सारे एटम्स की वजह से होगा, नहीं। सिंगल एटम का जो चार्ज होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। मैं दो तरह के कंपाउंड आपके सामने लिख रहा हूं। एक कंपाउंड मैंने लिखा बेटा जैसे NaCl, और एक कंपाउंड मैंने लिखा लेट्स सपोज CO। NaCl में सोडियम पर चार्ज +1, क्लोरीन पर चार्ज -1, CO में कार्बन पर +2, ऑक्सीजन पर -2। ये क्या है बेटा? आयनिक सब्सटेंस है कि नहीं? आयनिक सब्सटेंस है। और ये क्या है? कोवेलेंट सब्सटेंस है। भाई कोवेलेंट सब्सटेंसेस में तो पार्शियल चार्जेस आने चाहिए ना, पर यहां पर तो अपन ने पूरे पूरे मान लिए, तो मान लेते हैं अपन कोवेलेंट सब्सटेंस के अंदर कंप्लीट चार्जेस मान लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं। तो ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है इट इज इमेजिनरी इन केस ऑफ कोवेलेंट सब्सटेंस, जबकि आयनिक सब्सटेंसेस में तो पूरे पूरे ट्रांसफर होंगे ना।
तो इट इज रियल इन केस ऑफ आयनिक सब्सटेंस एंड इट इज इमेजिनरी इन केस ऑफ कोवेलेंट सब्सटेंसेस। तो नेक्स्ट लाइन में आप लिखो इट कैन बी फर्स्ट लिखो रियल, लिखा, ब्रैकेट में लिखना किस तरह के सब्सटेंसेस में, आयनिक सब्सटेंसेस में, और सेकंड में लिखना इमेजिनरी किस तरह के सब्सटेंसेस में, कोवेलेंट सब्सटेंसेस। हालांकि इससे अपने को इतना कोई मतलब नहीं है, जो मतलब का है वो अब मैं लिखाऊंगा। नेक्स्ट लिखो आप रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। लिख लिया, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। अब छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, बेसिक सी चीजें हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखो, कभी भी फ्री स्टेट हुआ, फ्री स्टेट जिसको अपन अनकंबाइंड स्टेट भी बोल सकते हैं। फ्री स्टेट का मतलब एलिमेंट होमो एटॉमिक फॉर्म में, होमो एटॉमिक मतलब सिर्फ खुद के साथ बॉन्ड बना रहा है या खुद ही के साथ है, वो कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख दिया O, O2, O3, कार्बन लिख दिया भाई ग्रेफाइट की फॉर्म में, ये कार्बन लिख दिया मैंने डायमंड की फॉर्म में, मतलब कोई भी एलोट्रोप हो चाहे से, S8 लिख दिया, P4 लिख दिया, ये सारे के सारे होमो एटॉमिक फॉर्म है। तो होमो एटॉमिक यानी कि फ्री स्टेट के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर क्या मान लेना, 0। मतलब चार्ज आप तभी मानोगे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। समझ में आ गई बात? तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा इन सब में, 0। इसलिए याद करो ना, मैंने जब एग्जांपल दिया था कि H2 + Cl2 2HCl, तो देखो हाइड्रोजन का क्या माना था, 0, क्लोरीन का क्या माना था, 0। तो ये सबसे फर्स्ट पॉइंट है, नोट करो। लिख लिया? सेकंड है बेटा अलॉय। किसी भी अलॉय में जितने भी एलिमेंट्स के नाम लिखे हुए होंगे उनके ऑक्सीडेशन नंबर क्या मान लेना, 0। क्यों मान लेना? क्योंकि बेटा किसी के ऊपर भी प्लस या माइनस चार्ज तब आएगा ना जब वो बॉन्ड बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा। अलॉय तो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, तो वो कोई बॉन्ड या कंपाउंड थोड़ी बनाता है, वो तो मिक्सचर है। जब मिक्सचर है, कोई बॉन्ड नहीं बनाया, इसका मतलब ना तो इलेक्ट्रॉन लूज किया ना इलेक्ट्रॉन गेन किया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। समझ में आ गई बात? एग्जाम्पल जैसे आपके सामने सोडियम अमलगम, इसको बोलते हैं अपन सोडियम अमलगम, ये एक अलॉय होता है। और अगर अलॉय है तो मतलब सोडियम का चार्ज भी क्या होगा, 0, और मरकरी का चार्ज भी क्या होगा, 0। बात समझ में आ गई? अब डाउट आया कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि अलॉय है कि नहीं है? मरकरी के साथ कोई भी अगर मेटल होगा अलॉय होता है, और इसके अलावा कोई अलॉय होगा तो वो बता देगा। समझ में आ गई बात? तो आपसे क्वेश्चन कैसा बोलेगा कि बताओ कि ये आपके पास एक अलॉय है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, इसका कितना होगा, 0 0। समझ में आ गई बात? तो ये मैं और लिखवा देता हूं कि मेटल अमलगम्स आर अलॉय, मेटल अमलगम्स आर अलॉय। तीसरा पॉइंट, किसी भी कंपाउंड में अगर 1A ग्रुप का एलिमेंट नजर आया, बिना सोचे समझे चार्ज उसका +1 ही मानना। जैसे होगा अभी ऐसा कि कुछ बड़े बड़े से कंपाउंड होंगे, किसी एक एलिमेंट का आपसे पूछा होगा ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, डायरेक्ट नीट में भी पूछ लेते हैं, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है।
तो अपन को बाकियों का पता होना चाहिए था, किसका बाय डिफॉल्ट क्या मान लेना है वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो 1A ग्रुप का एलिमेंट होगा तो क्या मानोगे, +1। 2A ग्रुप का एलिमेंट होगा तो +2। ऐसे बोरोन फैमिली अगर हुई तो इनका मान लेते अपन +3। कार्बन फैमिली अगर हुई तो कार्बन फैमिली का होता है बेटा, रेंज होता है -4 से लेकर +4। नाइट्रोजन फैमिली में, नाइट्रोजन फैमिली में होता है बेटा -3 से +5। ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली में होता है बेटा -2 से +6। हेलोजेंस, हेलोजेंस में होता है बेटा -1 से लेकर +7। और इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस, इनका होता है बेटा 0। ये आते कहां से हैं, ये रेंज कहां से आती है? मैं इनर्ट गैसेस लिख रहा हूं साइड में, मैंने लिखा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। इनके एटॉमिक नंबर्स 2, 10, 18, 36, 54, 86, ऐसा ही कुछ होता है। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना सब इनके जैसा दिखना चाहते हैं, जितने भी एलिमेंट्स है सब किसके जैसा, इनके जैसा दिखना चाहते हैं। अगर इनके बराबर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कोशिश करते हैं कि उतने कुछ इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर ले जिससे इनके बराबर आ जाए, क्योंकि ये आइडियल होते हैं उन सबके लिए। सोडियम की बात करें, जैसे सोडियम के पास खुद के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11। अब 11 है तो वो बेचारा यहां आके अटक गया, किस किस के बीच में, नियॉन और आर्गन के बीच में। अब उसके बाद दो ऑप्शन होते हैं, या तो 11 है तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, या तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर ले। तो ज्यादा अच्छा ऑप्शन क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना, इसलिए उसकी कोशिश होती है कि 1 इलेक्ट्रॉन वो लूज करे। तभी तो सोडियम पर चार्ज कितना आएगा, +1। हमने बात करी जैसे इनमें से किसी भी एक मेंबर की, लेट्स सपोज अपन फास्फोरस की बात करते हैं, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर बेटा 15 होता है। अब बताओ फास्फोरस किस किस के बीच में आएगा, अभी भी नियॉन और आर्गन के बीच में आ रहा है वो भी, ये मैंने लिखा बेटा 15। इसका कंफिग्रेशन अगर देखोगे तो क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, क्या आ रहा है, 3s2 3p3। फास्फोरस से अगर पूछें कि भाई तू क्या करना चाहता है तो उसके पास दो ऑप्शन है, वो बीच में खड़ा हुआ है, किस किस के, नियॉन और आर्गन। वो कुछ इलेक्ट्रॉन लेके इधर भी जा सकता है, कुछ इलेक्ट्रॉन देके इधर भी जा सकता है। अब देखो अगर वो आर्गन जैसा नजर आना चाहेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो चार्ज क्या आएगा, -3। इसलिए नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स में मिनिमम टू मिनिमम चार्ज क्या आता है, -3। दूसरा ऑप्शन उसके पास क्या है कि 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, क्योंकि 15 है ना, जब 5 लूज कर देगा तब नियॉन जैसा आ जाएगा ना। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना चार्ज शो कर सकता है, +5। इसलिए रेंज कहां से कहां तक होती है इसकी, -3 से लेकर +5। समझ में आ गई बात? बाकी सब में भी यही रीजन होता है, बाकी सब में भी देखते हैं अपन क्या भाई किस किस के बीच में आ रहे हैं, चेक कर लेते हैं कि कितने लूज करेगा या कितने गेन करेगा। जैसे ऑक्सीजन की बात कर लो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8। 8 है तो किस किस के बीच में आएगा, हीलियम और नियॉन। अब बताओ क्या क्या ऑप्शन है, या तो नियॉन के बराबर आ सकता है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2, तो देखो -2। या मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या करेगा, 8 में से 6 निकाल देगा तभी तो 2 आएगा, तो यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो -2 से +6 उसका रेंज होता है। समझ में आ गई बात? अब -2 से +6 उसका रेंज होता है। और याद करना कितना सिंपल है, सब में 8 का डिफरेंस आ रहा है। -4 से +4, देखो मैंने स्टार्ट किया यहां से, -4, -3, -2, -1, 0, 4 कदम चल चुका हूं। अब 0 के बाद 1 2 3 4, 4 कदम फिर चल चुका हूं। तो टोटल कितना हो गया, 8। तो कितने का डिफरेंस, 8 8 8 8, सब में 8 का डिफरेंस आ रहा है। ये याद करने का तरीका हो गया, नोट करो। हाँ भाई बोल। नहीं उसके बीच में भी हो सकता है ना कुछ भी होगा, मैं तो रेंज बता रहा हूं। अब उस पर भी तो डिपेंड करता है कि किसके साथ बॉन्ड बना रहा है। कार्बन की बात कर, CO2 के अंदर या CH4 के अंदर तू देख ले, कार्बन पर चार्ज क्या आता है, यहाँ +4 होता है, यहाँ पर भी यहाँ -4 होता है, पर CO भी तो बनता है। तो CO में क्या आया, -2, कार्बन पर कितना आया, +2। तो इसीलिए तो 2 लगाया मेरे भाई, और थोड़ी लगाया। आता हूं।
बोल क्या 1A 2A ग्रुप में? हाँ, क्योंकि फिक्स होता है ना उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, कौन इलेक्ट्रॉन कितने गेन करेगा, कौन कितना लूज करेगा। 12th में एक चैप्टर होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसके अंदर एक सीरीज आएगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर पता लगता है कि कौन सा एलिमेंट की लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है और किसके गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो जो 1A और 2A ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो जब उसके पास दो ऑप्शन है कि यहां तो तेरे पास ऑप्शन है, एक ऑप्शन तेरे पास ऐसा है कि तुझे कोई भी चीज करनी है। अब जैसे एक तुझे टास्क दे दिया कि भाई एक काम तू 2 मिनट में कर सकता है और उसी काम को तू 5 साल लगा के भी कर सकता है, तो कितने मिनट में करेगा? 2 मिनट में। तो इसके पास ऑप्शन क्या है स्टेबल होने का? एक तो है कि हाँ भैया सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो जा, और एक है कि भैया तू तो इतनी सारी एनर्जी कंज्यूम करके कहीं ना कहीं से तेरे को 8-10 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ जाए तब जाके तू इसके बराबर आ। तो दूसरा ऑप्शन क्यों लेगा? तो इनकी टेंडेंसी होती है। उससे पूछेंगे कि तेरी इच्छा क्या है, तो ये तो बोलेगा कि मैं तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करूंगा। इससे पूछेंगे तेरी इच्छा क्या है, तो यही तो बोलेगा भाई मैं तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करूंगा। ये क्यों बोलेगा कि मैं तो भैया 7 इलेक्ट्रॉन गेन करूंगा? ये सोडियम आ गया, सोडियम के पास कितने 11 इलेक्ट्रॉन, तो करने में तो 7 इलेक्ट्रॉन भी गेन कर सकता, तो ये क्यों बोलेगा कि भाई मैं तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करूंगा? तो रेंज की बात नहीं होती बेटा, उसके अंदर फिक्स होता है। 1A ग्रुप के एलिमेंट्स में कितना +1, 2A ग्रुप के एलिमेंट्स में कितना +2। फिर भी फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट इनऑर्गेनिक सर, ठीक है ना, बिकॉज दिस इज नॉट माई पार्ट, ये अपने को ध्यान रखना है। हाँ भाई रुको जरा, सबर करो। लिख लिया भाई ये? क्या बोल रहा है? हाँ तो खड़े होके पूछा करो डाउट, एक तो कभी भी पूछो तो तरीके से पूछो। डाउट क्या है ये बोलो, एक दिन चुप हो जाओ एक दिन। सेवन तक क्यों कर रहा है? क्योंकि भाई उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो उसकी वैल्यू आती है, उसकी वजह से वो उतना पॉजिटिव नेगेटिव कैरेक्टर भी शो कर देता है, उतने इलेक्ट्रॉन्स भी इजीली लूज कर देता है वो, इस वजह से +7 तक भी चला गया। वो तो वैल्यू होती है उसकी कि हाँ भाई इस बेसिस पर उसकी उतनी कुछ इंटरमीडिएट वैल्यू होती होगी, उसके हिसाब से वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता होगा इतने, तो कर देता है। और वो जो वैल्यूज होती है उसका डायरेक्ट आप यहां पर नोट करते हो। समझ में आ गई बात? तो जो बता रहा हूं डायरेक्ट उस पर ध्यान दो, वरना ज्यादा पीएचडी करोगे तो जितना समझना है वो नहीं समझोगे, कहीं और पहुंच जाओगे। समझ में आ गई बात? तो हर बार तेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा सा ऐसा ही होता है। थोड़ा सा इसको सिंपल करो, जितना जितना बता रहा हूं उस पर ध्यान दो। बैठ जा फटाफट से। अब या तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करें, क्योंकि अभी तो और रूल्स है, फिर उसके बाद में क्वेश्चंस आएंगे। तो क्या क्या पढ़ाया आज मैंने? कुछ नहीं पढ़ाया भाई, हैस लॉ पढ़ा और इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, रूल्स पढ़े, समझ में आ गया रेडॉक्स का स्टार्टिंग पार्ट। दिवाली के पहले नहीं होगा मेरा, मेरा दिवाली तक शायद रेडॉक्स हो जाएगा, और उसके बाद एक रियल गैस और बाकी है, अभी तो रियल गैस भी बाकी है ना। खड़े हो जाओ फटाफट से, बाहर बेटा बाहर। प्रतिज्ञा स्टार्ट करो एक साथ।